हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कुकिंग के बारे में, मतलब पाक कला होती क्या है। तो जैसा कि हम लोगों ने जाना कि जो पाक कला होती है वो कला और किसका, विज्ञान का ये मिक्स रूप है। मतलब ये दोनों, मतलब इसमें पाक कला क्या है, ये कला भी है और एक विज्ञान भी है। और इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा था कि ये कैसे कला और विज्ञान दोनों है ना। जैसे कि किसी, मतलब अगर आप किसी को खाना परोस रहे हैं तो उसको अच्छे से डेकोरेट कर देना, उसको इस तरीके से सजाना कि वो मतलब खाने की इच्छा उसकी और बढ़ जाए ना, उसकी लालसा जो है और बढ़ जाए, उसकी इच्छाएं और बढ़ जाए कि इसको हमको खाना है। देखिए कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं कि उसका टेस्ट बहुत ख़राब होता है, लेकिन ऊपर से इतना अच्छा उसको डेकोरेट किया रहता है कि वो देखने में बहुत अच्छा लगता है और खाने की उसकी इच्छा बढ़ जाती है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार की कला है। अब विज्ञान क्या है? विज्ञान ये है कि जैसे कि किसी भी, मतलब कोई भी पोषक पदार्थ है, कोई भी खाद्य तत्व है, उसमें पोषक तत्वों की वृद्धि कर देना। जैसे कि हम अनाज खाते हैं, हम चना खाते हैं, हम मूंग खाते हैं, इन चीज़ों को क्या कर देना कि इन चीज़ों में पोषक तत्वों की मात्रा की वृद्धि कर देना। जैसे कि हम उसको अंकुरित करके खाते हैं तो उसमें विटामिन बी, विटामिन सी ये दोनों बढ़ जाते हैं। तो पोषक तत्वों में क्या हुआ, वृद्धि हुई। और कि जो भी ऐसे कोई भी, मतलब ऐसे खाद्य पदार्थ खाएं जिसमें जो फाइटिक अम्ल होते हैं उनको निकाल देना। मतलब खाद्य पदार्थ में जैसे कि हम अगर दाल में कुछ प्रोटीन होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, जो प्रोटीन नहीं होते हैं तो हम उसको खिचड़ी के रूप में बना के खाएं। तो ये सब क्या है, मतलब इस तरीके का ये करना क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पाक कला की विधियाँ। क्या पढ़ा था? पाक कला की विधियाँ। तो पाक कला की विधियाँ क्या होती हैं, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। पाक कला की विधियाँ जो होती हैं, इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, एक जल द्वारा होती है। क्या? जल द्वारा ना, जल द्वारा। अब ये जो जल द्वारा विधि होती है, इसमें हम लोगों ने कितने, इसकी जो 3 विधि थी, कौन कौन सी थी? पहली जो थी वो था उबालना, और जिसको क्या बोलते हैं, बॉयलिंग ना, इसको क्या बोलते हैं, बॉयलिंग। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो 95 डिग्री सेल्सियस से 100 कितना, 95 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कितना? 95 डिग्री सेल्सियस तक होता है। बात करते हैं फ़ारेनहाइट की, तो 180 अंश फ़ारेनहाइट से 210 अंश फ़ारेनहाइट तक ना। तो ये हम लोगों ने क्या देखा, उबालना। तो ये एक विधि हो गई जल द्वारा। जल द्वारा क्या, उबालना, मतलब बॉयलिंग। इसका तापमान कितना होता है, 95 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो 180 अंश फ़ारेनहाइट से 210 अंश फ़ारेनहाइट तक होता है। अब दूसरी क्या विधि होती है, ये पहली विधि है। दूसरी विधि होती है क्या, खदकाना, यानी सिमरिंग। अब इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यानी खदकाना। और सिमरिंग में इसका टेम्परेचर क्या होता है, इससे कम होता है। सिमरिंग का टेम्परेचर जो होता है ये इससे कम होता है। और सिमरिंग में इसका टेम्परेचर कितना होता है, सिमरिंग का टेम्परेचर जो होता है, ये जो है कि ये 95 डिग्री सेल्सियस नहीं, बॉइलिंग का टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, पानी खौलता है। अब बात करते हैं फ़ारेनहाइट की, तो 212 अंश फ़ारेनहाइट से कितना कि 212 अंश फ़ारेनहाइट तक होता है। ये बॉइलिंग का टेम्परेचर है। कितना है कि जब भी आप पानी को खौलाते हैं तो उसका टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो 212 अंश फ़ारेनहाइट तक। अब ये सिमरिंग है, खदकाना, इसका टेम्परेचर कितना होता है, ये कितना है, ये 95 डिग्री सेल्सियस, ये 95 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बात करते हैं स्टूइंग की। किसकी? स्टूइंग। इसको क्या बोलते हैं, धीमी आंच पर पकाना। स्टूइंग को क्या बोलते हैं, धीमी आंच पर पकाना। अब स्टूइंग का टेम्परेचर क्या होता है, तो स्टूइंग के टेम्परेचर की बात करें तो इसका टेम्परेचर कितना होता है, इसका टेम्परेचर इन दोनों से कम होता है, 90 डिग्री सेल्सियस ना और तक होता है। और बात करते हैं फ़ारेनहाइट की, तो 180 अंश फ़ारेनहाइट तक। तो हम लोगों ने तीनों को देखा, ये जल द्वारा था, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ है। अब बात करते हैं तेल द्वारा। पाक कला की 4 विधियाँ थी, तो इसमें तो अब हम क्या देखते हैं कि
किसके द्वारा, तेल द्वारा या वसा द्वारा या चिकनाई द्वारा, तेल द्वारा ना या वसा द्वारा या चिकनाई द्वारा, तेल द्वारा, वसा द्वारा, चिकनाई द्वारा। इससे भी हम लोगों ने जो विधियाँ थी इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ये तेल द्वारा, वसा द्वारा, चिकनाई द्वारा, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने वाष्प द्वारा, क्या, वाष्प द्वारा। और वाष्प द्वारा में भी क्या, इसका मूल क्या होता है, जल ही होता है ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि वायु द्वारा, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, वायु द्वारा। वायु द्वारा कुकिंग मेथड जो होती है वह कौन कौन सी होती है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो कुकिंग मेथड वाला ये पूरा जो चैप्टर होगा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि वायु द्वारा, वायु द्वारा। अब वायु द्वारा देखते हैं तो यह जो विधि होती है यह भोज्य पदार्थ की, यह भोज्य पदार्थ की एक कैसी विधि है वायु द्वारा, यह भोज्य पदार्थ की एक शुष्क विधि है, भोज्य पदार्थ की एक शुष्क विधि है। तो यह वायु द्वारा कैसे पकाया जाता है, यह भोज्य पदार्थ की शुष्क विधि है। इस विधि में भोज्य पदार्थ का इस विधि में भोज्य पदार्थ का क्या, संवहन एक स्थान से, मतलब इस विधि में भोज्य पदार्थ का जो वायु का संवहन होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। तो हमने क्या देखा कि इस विधि में भोज्य पदार्थ का संवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है ना। अब इसकी जो है कितनी विधियां हैं कि पहली जो विधि है वो क्या है, रोस्टिंग। क्या है, रोस्टिंग। अब रोस्टिंग को क्या बोलते हैं, भूनना। क्या बोलते हैं रोस्टिंग को, भूनना। तो भूनना जो विधि होती है यह कैसे भूनी जाती है, और क्या होता है कि ये रोस्टिंग भूनना विधि हो गई, और इसके अंतर्गत कौन सी होती है, ये डायरेक्ट विधि, डायरेक्ट मेथड या डायरेक्ट रोस्टिंग लिख सकते हैं, डायरेक्ट रोस्टिंग। और इनडायरेक्ट रोस्टिंग, इनडायरेक्ट रोस्टिंग। और बात करते हैं कि पैन रोस्टिंग। तो हम लोगों ने क्या देखा, डायरेक्ट रोस्टिंग, इनडायरेक्ट रोस्टिंग, पैन रोस्टिंग। अब ये कैसे होता है, पहले हम रोस्टिंग विधि को देखेंगे यानी भुनना को। अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरी विधि जो होती है वो भट्टी या तंदूर में पकाना। किसमें, भट्टी या तंदूर में पकाना। और इसमें कई विधियां होती हैं, कई तरीके से पका सकते हैं। ईंट या चूने की, ईंट चूने की भट्टी, ईंट चूने की भट्टी। दूसरी क्या होती है, बिजली की भट्टी, बिजली की भट्टी। तीसरी क्या होती है, ग्रिलिंग, ग्रिलिंग। तो जो ईंट चूने की भट्टी होती है ये कैसी होती है, इसमें हम लोग क्या बनाते हैं, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि ईंट चूने की भट्टी में क्या बनाया जाता है, इसमें जो है क्या बनाते हैं, जो तंदूरी वगैरह होती है ना, और क्या इसमें जो नान खटाई, बिस्किट, ये सब ईंट चूने की भट्टी में बनाता है। कभी आप नान खटाई बनते हुए देखे होंगे, तो इसमें क्या होती है, एक भट्टी होती है, उसमें ये मतलब नान खटाई जो है वो इतने बड़े बिस्किट की तरह से होती है, वही बनाई जाती है ईंट चूने की भट्टी में। और दूसरी क्या है, बिजली की भट्टी। बिजली की भट्टी होती है, इसमें बिजली से वो मतलब बिजली जो भट्टी होती है वो बिजली से चलती है। तीसरी क्या मेथड होता है, ग्रिलिंग। ग्रिलिंग में क्या होता है, ये ग्रिलिंग क्या है, ये एक छड़ होती है ना। तो छड़ में क्या होता है कि उसमें मतलब जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनको क्या होता है कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो नीचे जो है आँच जो है नीचे आग रहती है,
नीचे जो है आग रहती है और छड़ में जो है वो भोज्य पदार्थ को फंसा दिया जाता है और उसी आग पर, जैसे नीचे आग जल रही होती है ना, और छड़ में उस आग को मतलब उस क्या जाता है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उस छड़ में उसको फंसा दिया जाता है। उसके बाद क्या है, उसको उधर उधर चारों तरफ घुमा घुमा के सेका जाता है। ये क्या है, ग्रिलिंग। इस वजह से देखिए इस विधि से मांस वगैरह के टुकड़े जो होते हैं उनको फंसा के, मतलब और भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको फंसा कर इस विधि से बनाया जाता है। तो ग्रिलिंग क्या है, ये जो है एक लोहे की छड़ है ना, और ये मतलब लोहे की छड़, ग्रिल ना, लोहे की छड़, और क्या होती है कि इसमें आग जो होती है वो नीचे की तरफ से ऐसे आग आती है और इसी पर क्या होती है कि नीचे आग जलती रहती है और इसी पर एक लोहे की छड़ इस तरीके से लोहे की छड़ रहती है, इसी में भोज्य पदार्थ को डाल दिया जाता है और ऐसे ऐसे घुमा घुमा कर इसको ऐसे ऐसे घुमा घुमा कर सेका जाता है। तो ये क्या है, ग्रिलिंग है। ईंट चूने की भट्टी, अगर कोई आप लोग नान खटाई वगैरह देखते होंगे मतलब बनाते हुए, तो ये देखिए ठेले वगैरह पर भी लेके चलते हैं। तो इस तरीके से ये ईंट चूने की भट्टी हो गई। अब इधर बात करते हैं रोस्टिंग। एक डायरेक्ट रोस्टिंग होता है, दूसरा इनडायरेक्ट रोस्टिंग होता है, तीसरा पैन रोस्टिंग ना। पैन रोस्टिंग में जो होती है, इसमें जो वसा वगैरह होती है ये अपने आप, जैसे कि इसकी वजह से देखिए पैन रोस्टिंग में इसमें थोड़ा बहुत वसा का आप यूज़ कर सकते हैं ना, फैट का यूज़ कर सकते हैं। तो पैन रोस्टिंग में क्या होता है, जैसे कि आप पंजीरी वगैरह भूनते हैं, पंजीरी वगैरह जब भूनते हैं और क्या करते हैं कि जैसे कि मूंगफली भूनते हैं पैन रोस्टिंग में ना, उस एक मतलब नीचे आग रहती है, उस पर एक पैन रखा रहता है और उसी में क्या है, पंजीरी भूनना ना, हलवा बनाना और क्या कि मतलब मूंगफली भूनना। तो ये सब क्या है, पैन रोस्टिंग। अब एक डायरेक्ट रोस्टिंग पढ़ते हैं, इनडायरेक्ट रोस्टिंग पढ़ते हैं, तो एक एक करके पढ़ते हैं ना। तो ये डायरेक्ट रोस्टिंग में क्या होता है कि इसमें भोज्य पदार्थ जो को सीधे आग के संपर्क में लाकर, मतलब आग के संपर्क में सीधे आता है। डायरेक्ट रोस्टिंग में जो इसमें भोज्य पदार्थ होते हैं वो सीधे आग के संपर्क में आते हैं। जैसे कि जब हम लोग क्या बनाते हैं कि जैसे आलू को डायरेक्ट क्या किया जाता है कि आग पर भून दिया जाता है ना। डायरेक्ट क्या होता है कि आलू को आग पर भून देते हैं, मटर भूनते हैं। जब देखिए चोखा वगैरह बनाना होता है ना, तो उसको डायरेक्ट ही तो रखते हैं, क्या किसी के माध्यम से थोड़ी ना भुना जाता है, तो उसको डायरेक्ट रख के भूनते हैं। क्या आलू और बैगन हुआ और क्या हुआ कि मटर हो गया, तो ये सबको क्या करते हैं कि इसको टमाटर मटर ये सब डायरेक्ट रोस्टिंग के अंतर्गत आता है। अब अगर इनडायरेक्ट की बात करें तो इनडायरेक्ट में क्या होता है, इसमें किसका माध्यम, इसमें जो किसका सहारा लेते हैं। जैसे कि जब हम वो भूनते हैं क्या कि जब मूंगफली वगैरह भूनते हैं, मतलब रेत या नमक का सहारा लिया जाता है इनडायरेक्ट में। मतलब एक पैन रहेगा, मतलब कुछ बर्तन रहेगा और नीचे आग जो चलती रहेगी और उसमें क्या होता है, या तो नमक डाल दिया जाएगा और या तो क्या कि रेत डाल दिया जाएगा। तो उसके बाद उसी में उसको भूना जाएगा। नमक या रेत का सहारा लेकर इसको भूना जाता है। जैसे कि चना वगैरह भूना जाता है ना, जो मतलब दाना वगैरह बनता है, आप उसको देखिए तो उसी में भूना जाता है कि रेत या नमक में भूना जाता है। आप मूंगफली भूनते हैं तो उसी में। तो रोस्टिंग जो होती है ये 3 प्रकार की है। कौन कौन सी, डायरेक्ट रोस्टिंग, इनडायरेक्ट रोस्टिंग, पैन रोस्टिंग। और भट्टी या तंदूर में पकाना, ये 3 होती हैं। कौन कौन सी, ईंट चूने की भट्टी, बिजली की भट्टी और क्या, ग्रिलिंग। अब एक एक करके इसको समझते हैं। पहले हम लोग रोस्टिंग समझते हैं ना। तो रोस्टिंग क्या है, तो रोस्टिंग क्या है कि जो वायु द्वारा ये भोजन की क्या है, ये रोस्टिंग भी क्या है कि एक प्रकार की ये शुष्क विधि है ना। रोस्टिंग क्या है, ये एक प्रकार की शुष्क विधि है। इसमें भोज्य पदार्थों का संवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। तो रोस्टिंग क्या है, ये एक प्रकार की कैसी विधि है, शुष्क विधि है, शुष्क विधि है ना। तो ये रोस्टिंग हो गई। अब बात करते हैं कि डायरेक्ट रोस्टिंग की। डायरेक्ट रोस्टिंग, तो डायरेक्ट रोस्टिंग क्या होती है कि इसमें भोज्य पदार्थों को सीधा आग के संपर्क में लाकर भूनते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें भोज्य पदार्थों को सीधा आग के संपर्क में लाकर भूनते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट रोस्टिंग में सीधा, मतलब किसी चीज़ का कोई बर्तन, कोई पैन, किसी चीज़ का सहारा नहीं लिया जाता। इसको सीधा जो आग होता है उसी पर डायरेक्ट डालकर उसको भुना जाता है। तो इसमें भोज्य पदार्थों को सीधा आग के संपर्क में लाकर
लाकर क्या करते हैं कि लाकर भूनते हैं। जैसे कि आग पर क्या भुना जाता है, आग पर आलू, टमाटर, मटर। आप देखिए रोटी भी, जब आप रोटी बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि पहले उसको सेकते हैं ना, लेकिन फिर जब उसके बाद जब वो हल्का सा वो पक जाती है, उसके बाद उसको क्या करते हैं, डायरेक्ट आग पर रख देते हैं ना, फुलाने के लिए डायरेक्ट आग पर रख देते हैं। तो ये भी क्या करते हैं कि डायरेक्ट रोस्टिंग। फिर उसके बाद क्या करते हैं, डायरेक्ट उसको आग पर भूनते हैं, मतलब आग पर उसको पकाते हैं। तो ये क्या है कि रोटी ना। और सबसे अच्छा इसका एक एग्जाम्पल है, क्या है कि मक्का ना। आप देखिए भुट्टे को जब भूनते हैं, जब मक्का, उसको भुट्टा भी बोला जाता है, तो जब मक्के को आप भूनते हैं तो किस पर भूनते हैं ना, जो मतलब वो मक्का नहीं जो मतलब उसको छील कर उसको भुना जाता है, जो रेत का सहारा लेता है, वो नहीं, जो उसको क्या बोलते हैं पॉपकॉर्न, वो नहीं। किसको, कि जब मक्के को आप भूनते हैं, ऐसे जो मार्केट मिलते हैं, अब देखिए तो उसको क्या करते हैं, बारिश के समय देखिए वो मिलता है, तो उसको क्या करते हैं, सीधे आग के संपर्क में उसको भूनते हैं ना, उसको सीधे आग के संपर्क में भूनते हैं। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका यही है कि आलू, टमाटर, मटर, मक्का, ये सब क्या है, ये सब डायरेक्ट रोस्टिंग है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट रोस्टिंग की। तो जैसा कि हम मतलब आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि हम इतने अच्छे से इसको समझा रहे हैं कि आप लोग अगर मक्का को देख लीजिए कि कैसे भुना जाता है, मटर भी इस तरीके से भून के खाई जाती है, आलू जैसे चोखा वगैरह बनाना होता है तो भी इस तरीके से बनता है ना। तो ये क्या है, डायरेक्ट रोस्टिंग ना। इसमें किसी चीज़ का ना रेत ना या नमक, किसी चीज़ का सहारा नहीं लिया जाता है। अब बात करते हैं किसकी, इनडायरेक्ट रोस्टिंग की। किसके, इनडायरेक्ट रोस्टिंग। इनडायरेक्ट रोस्टिंग। तो इनडायरेक्ट रोस्टिंग क्या होती है, इसमें जो है डायरेक्ट नहीं भुना जाता है, इसमें इनडायरेक्ट, इसमें डायरेक्ट नहीं भुना जाता है। इसमें डायरेक्ट नहीं भुना जाता है। इसमें किसका सहारा लिया जाता है, इसमें रेत या नमक को गर्म करके क्या करते हैं, रेत या नमक को गर्म करके फूड आइटम को भुना जाता है। इसमें क्या किया जाता है, रेत या नमक को गर्म करके फूड आइटम को भुना जाता है। तो इनडायरेक्ट रोस्टिंग क्या हुई, इसमें डायरेक्ट नहीं भुना जाता है, इसमें रेत या नमक को गर्म करके फूड आइटम को भुना जाता है। तो फूड आइटम को भूनते हैं, उसके बाद क्या होता है कि जैसे चना ना, चूरा, मूंगफली, टोस्टर ना। टोस्टर, जैसे कि टोस्टर में देखिए क्या बनाया जाता है, टोस्टर में नहीं इस तरीके से होता है, उसमें क्या है, ब्रेड वगैरह टोस्ट वगैरह बना के, मतलब सैंडविच ना, उसको इस तरीके से मतलब उसके बीच में रख देते हैं, उसको ऐसे से पलट के सेकते रहते चारों तरफ घुमा के, उसके बाद क्या होता है कि वो सिक जाता है। तो ये क्या है, टोस्टर, चना ना, मतलब किसी न किसी के माध्यम से सेका जा रहा है, कि या तो रेत या नमक का सहारा ले रहे हैं, या तो टोस्टर का आप ले लीजिए। तो ये क्या है, ये इनडायरेक्ट रोस्टिंग है। डायरेक्ट रोस्टिंग हमने समझा, इनडायरेक्ट रोस्टिंग समझा। अब हम लोग क्या समझेंगे कि दो हो गया ना, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। अब तीसरा देखेंगे कि पैन रोस्टिंग। और पैन रोस्टिंग को क्या बोलते हैं कि पैन रोस्टिंग जो होती है ये भूनने की परोक्ष विधि होती है। कैसी होती है, भूनने की परोक्ष विधि होती है। पैन में जैसे हलवा बनता है ना, तो जैसे हलवा बनाई जाती है, पंजीरी, सूजी, ये सब क्या है, सूजी भूनते हैं। तो पैन रोस्टिंग, इसमें क्या कहता है, पैन रोस्टिंग में इसमें पैन का सहारा लिया जाता है। यह खाद्य पदार्थ की कैसी विधि voती है, यह क्या होती है कि यह भूनने की परोक्ष विधि होती है। यह भूनने की परोक्ष विधि होती है। तो ये पैन रोस्टिंग जो होती है ये भूनने की परोक्ष विधि होती है। और इसमें पैन में क्या किया जाता है, पैन में
हलवा ना, हलवा बनाते हैं। आप क्या करते हैं, पैन में सूजी भूनते हैं। क्या बनाते हैं कि आप सूजी भूनते हैं। जब आप देखिए मतलब पंजीरी वगैरह बनाते हैं, जैसे मतलब प्रसाद वगैरह चढ़ाने के लिए भी पंजीरी बनती है, ऐसे भी बनती है। तो क्या बनाते हैं, पंजीरी ये सब बनाते हैं। तो ये क्या है, पैन रोस्टिंग के मतलब थ्रू बनाते हैं। और इसमें देखिए, इसमें एक चीज़ है कि इसमें आप चिकनाई का यूज़ कर सकते हैं। इसमें यानी ऑयल का, मतलब जो भी ऑयल है उसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें चिकनाई का यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, एक रोस्टिंग हमने देखी ना, ये शुष्क विधि है। और क्या है कि डायरेक्ट रोस्टिंग, जिसको हम लोग आग पर डायरेक्ट भून रहे थे, किसी चीज़ का सहारा नहीं लेते। इनडायरेक्ट रोस्टिंग, जिसमें हम लोग बालू, रेत या जैसे टोस्टर वगैरह भूनते हैं, बनाते हैं, जिस टोस्टर वगैरह बनाते हैं, तो ऐसा होता है इनडायरेक्ट रोस्टिंग। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, पैन रोस्टिंग। ये 3 चीज़ें हुई। अब आगे देखते हैं क्या, भट्ठी या तंदूर में पकाना। क्या, भट्ठी या तंदूर में पकाना। दूसरी विधि क्या है, भट्ठी या तंदूर में पकाना। अब बात करते हैं भट्ठी या तंदूर में पकाना, इसको कैसे पकाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बेकिंग। क्या बोलते हैं, इसको बेकिंग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कि जैसे कि ईंट चूने की भट्ठी, ईंट चूने इसमें क्या है, जो ईंट चूने की भट्ठी होती है, इसमें क्या यूज़ करते हैं, जो ईंट चूने की भट्ठी होती है ना, इसको आप लोग देखिए, जैसे कि इसमें क्या बनता है, बिस्किट और क्या, नान खटाई। तो इसमें उस तरीके से बनता है कि इसमें भट्ठी रहती है, उसमें ये बनाया जाता है। तो ईंट चूने की भट्ठी में नान खटाई, ये बिस्किट। और देखिए तंदूरी क्या करते हैं, जब तंदूरी रोटी बनानी होती है तो आप लोग देखते होंगे, पहले उसको हाथ पे ऐसे करके ना उसको रोटी की तरह बना लेते हैं, फिर उसके बाद उसी भट्टी में जैसे इस तरीके से चिपका दिया जाता है। तो ये क्या है, तंदूरी, मतलब जो तंदूरी बनती है, ये भी कैसे बनती है, ईंट या चूने की भट्टी में बनती है ना। और आगे देखते हैं कौन सी भट्ठी, कि बिजली की भट्ठी, ना। और इसमें क्या होता है कि इसमें भी जैसे कि हम क्या बनाते हैं ना, केक वगैरह बनाते हैं, ओवन वगैरह जो होता है ना, माइक्रोवेव वगैरह, तो उसमें क्या बनाते हैं, केक बनाते हैं। देखिए इसमें केक बनता है, और क्या, बिस्किट भी बनता है, केक बनता है, बिस्किट बनता है, और क्या, पुडिंग बनता है। तो ये सब चीज़ें किसके, बिजली की भट्टी में बनाई जाती है। किसमें बनाई जाती है, बिजली की भट्टी में। और अब आगे देखते हैं क्या, कि ये देखिए, ये बिजली की भट्टी में केक, बिस्किट, पुडिंग हो गई। तो बिस्किट जो है देखिए ईंट की भट्टी में, चूने की भट्टी में बनता है, क्योंकि जब इसका समय नहीं था ना, ये सब चीज़ें नहीं थी, तो बिस्किट कहाँ बनती थी, ये जो ईंट चूने की भट्टी है उसी में बनता है। तो केक और बिस्किट, मतलब ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। तो 2 चीज़ें हो गई। अब तीसरी चीज़ देखते हैं, ग्रिलिंग। अब ये ग्रिलिंग क्या होती है, ये इसमें ग्रिल का यूज़ करते हैं। खाद्य पदार्थ के टुकड़े को छोटे छोटे पीस में उसको काट लिया जाता है। उसके बाद उसको छड़ में क्या करते हैं, ऐसे से फंसा देते हैं। उसके बाद उसको आग पर चारों तरफ घुमा कर पकाया जाता है। तो ग्रिलिंग क्या है कि इसमें ग्रिल का यूज़ किया जाता है, ग्रिल का यूज़ किया जाता है। तो इसमें ग्रिलिंग में क्या करते हैं, इसमें ग्रिल का यूज़ किया जाता है, अर्थात छड़ में खाद्य पदार्थ के टुकड़े को फंसाकर, खाद्य पदार्थ के टुकड़े को फंसाकर खाद्य पदार्थ पकाते हैं। तो ये क्या है, ग्रिलिंग मेथड हो गया। अब बात करते हैं, ये ग्रिलिंग हो गया। अब किसकी बात करते हैं कि
ग्रिलिंग हो गया। देखिए यहीं पर हम लोग एक चीज़ और देखते हैं, ये ग्रिलिंग हो गई। एक चीज़ होती है ब्रॉयलिंग। क्या होती है? ग्रिलिंग, ब्रॉयलिंग। ब्रॉयलिंग क्या होती है ना? ग्रिलिंग हो गई, ब्रॉयलिंग हो गई। देखिए ब्रॉयलिंग क्या होती है, इसमें क्या हो गया, जो ग्रिलिंग होती है इसमें जो आँच होती है वह जो ताप होती है वो नीचे से दी जाती है ग्रिलिंग में। लेकिन जो ब्रॉयलिंग होती है इसमें जो ताप होती है वो ऊपर से दी जाती है, मतलब वो ऊपर से आएगा और नीचे ऐसे से सेका जाएगा उसको। लेकिन जो ग्रिलिंग होती है वो नीचे रहती है, मात्र यही अंतर है दोनों में ना। तो इसको देखिए, हम इसको फिगर के थ्रू आप लोगों को मतलब वहाँ पर ऐसे लगा देंगे कि आप लोग को देख के समझ में आ जाएगी ये ग्रिलिंग है और ये क्या है, ब्रॉयलिंग है ना। तो ग्रिलिंग हो गई, ब्रॉयलिंग हो गई। तो ग्रिलिंग में क्या है, इसमें ग्रिल का यूज़ करते हैं, लेकिन जो ताप होता है ना वो ऐसे से रहेगा। इसमें क्या होगा, यहाँ पर कोयला वगैरह रहेगा, जलता रहेगा, और इसमें एक लोहे का छड़ लेके ऐसे ये छड़ रहेगी और इसमें भोज्य पदार्थ ऐसे से फंसा रहेगा, इसको ऐसे से घुमा कर सेकते हैं। और जो ब्रॉयलिंग होती है ये नीचे नहीं रहेगी, ये ताप जो है नीचे नहीं रहेगा, कहाँ रहेगा, ऊपर की तरफ से आएगा ना, यहाँ से ताप आएगा। तो ये क्या हो गई, ब्रॉयलिंग हो गई। तो ग्रिलिंग हो गई, ब्रॉयलिंग हो गई। अब दूसरा क्या देखते हैं कि भट्ठी, क्या देखते हैं, तंदूर। ये तंदूर क्या होता है, ये क्या होते हैं तंदूर, जो ये मिट्टी के बने भट्ठे मतलब होते, चूल्हे की तरह से होती है, और जो अंदर से क्या होता है, खोखला होता है। क्या, तंदूर ये किसके बने होते हैं, मिट्टी के बने चूल्हे होते हैं। ये मिट्टी के बने चूल्हे होते हैं। तो ये क्या होते हैं, मिट्टी के बने चूल्हे होते हैं। और क्या इसमें होता है, जो अंदर से खोखले या गोलाकार होते हैं। नीचे से क्या होते हैं, लकड़ी जलाने का स्थान होता है। नीचे से लकड़ी जलाने का स्थान रहता है। भोज्य पदार्थ को पकाने से पहले, जब भोज्य पदार्थ को पकाना होता है तो भोज्य पदार्थों को पकाने से पहले क्या करते हैं, तंदूर को गर्म करते हैं। पकाने से पहले तंदूर को गर्म करते हैं, और जब तंदूर की दीवारें गर्म हो जाती हैं, और जब तंदूर की दीवारें गर्म हो जाती हैं, तब रोटियों को हाथ में चिपकाकर रोटियों को हाथ में चिपकाकर बनाया जाता है। इसमें शुष्क उष्मा भोज्य पदार्थ को पकाने का माध्यम होती है। तो इसमें क्या है, जो शुष्क उष्मा होती है वो भोज्य पदार्थों को पकाने का माध्यम होती है। तो हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ें सबको आती होंगी, सबको समझ में आती होंगी। जो तंदूरी रोटी बनाई जाती है वह इसी माध्यम ऐसे ही बनाई जाती है। ये मिट्टी के बने चूल्हे होते हैं, जो अंदर से क्या होते हैं, बिल्कुल खोखले होते हैं ना, और गोलाकार होते हैं। इसमें क्या क्या आता है कि नीचे से जो है वो लकड़ी जलाने का स्थान रहता है। जब वो नीचे से लकड़ी उसको जलाते हैं तो क्या होती है, तंदूर जो इस तरीके से होती है वो गर्म हो जाती है ना। और क्या कि जब वो नीचे से लकड़ी ऐसे होती है, और कि यहाँ पर ऐसे स्थान होता है, और यहाँ से लकड़ी ऐसे जलाई जाती है
ना। तो जब ये नीचे से लकड़ी जलाई जाती है तो ये तंदूर जो होती है इसकी दीवारें क्या होती हैं, गर्म हो जाती हैं। इसकी दीवारें गर्म हो जाती हैं और जब ये गर्म हो जाती है तो क्या किया जाता है कि उसके बाद जब ये गर्म हो जाती हैं तो जैसे हाथ में जो भी मतलब आटे वगैरह को जो भी लेके उसको इस तरीके से रोटियों को बनाई जाती है, फिर क्या उसको दीवारों पर ऐसे चिपका दिया जाता है और जब दीवारों पर चिपका दिया जाता है तो वो सिक जाती हैं। यही क्या है कि तंदूर से बनाने की विधि है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि जितनी हम लोगों ने विधि पढ़ी, क्या हम लोगों ने पढ़ा कि जल द्वारा कैसे यूज़ करके क्या किया जाता है, वसा का यूज़ करके कैसे बनाई जाती है, और हमने क्या देखा भाप से कौन कौन से मतलब किस तरीके से बनाया जाता है, और हमने क्या देखा वायु द्वारा। तो हमने इतनी चीज़ें देखी ना। अब हम लोग क्या देखेंगे कि कौन सी विधि ऐसी है जहाँ पानी का यूज़ करते हैं और कहाँ पर पानी का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये क्या देखते हैं, जहाँ पर हमने जितनी विधि पढ़ी जहाँ पर पानी का यूज़ नहीं किया जाता उसे क्या कहते हैं, उसे ड्राई हीट कहते हैं ना। उसे ड्राई हीट कहते हैं। तो जहाँ पर पानी का यूज़ नहीं किया था उसे क्या बोलते हैं, ड्राई हीट बोलते हैं। अब इसमें देखते हैं एक एक करके कि रोस्टिंग हो गई, टोस्टिंग हो गई, फ्राइंग हो गया, रोस्टिंग, टोस्टिंग, फ्राइंग, और हमने क्या पढ़ा ग्रिलिंग, और हमने क्या पढ़ा ब्रॉयलिंग, और हमने क्या पढ़ा बेकिंग, और क्या पढ़ा श्राउटिंग ना। तो इतना हम लोगों ने, अब जैसे कि रोस्टिंग हमने पढ़ा, टोस्टिंग पढ़ा, फ्राइंग पढ़ा, ग्रिलिंग पढ़ा, ब्रॉयलिंग भी हमने समझा। इसमें क्या होता है, ताप जो है नीचे से दिया जाता है, इसमें ताप जो ऊपर से दिया जाता है। बेकिंग हमने समझा। सॉल्टिंग क्या होता है, ये जो होता है कि इसमें जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो उछाल कर इस तरीके से पकाए जाते हैं। तो इन सब में पानी का यूज़ कहीं नहीं किया जाता है ना। और जब अब ऐसी विधि को देखते हैं कि जहाँ पर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ड्राई हीट बोलते हैं। जहाँ पर पानी का यूज़ करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या मॉइस्ट हीट। जहाँ पर पानी का यूज़ करते हैं उसे मॉइस्ट हीट बोलते हैं, हीट कहते हैं। अब इसमें क्या आ गया, बॉइलिंग आ गई, सिमरिंग आ गई, जिसे क्या बोलते हैं खदकाना। उसके बाद क्या आ गया स्टीमिंग, उसके बाद क्या आ गया प्रेशर कुकिंग, तो ये सब चीज़ें क्या हैं कि हमने क्या देखा कि बॉइलिंग, सिमरिंग ना, और क्या कि स्टीमिंग, और क्या प्रेशर कुकिंग, और हम लोग क्या देखते हैं कि पोचिंग, हो गई, और क्या हो गया कि ब्लांचिंग। तो ये सब चीज़ें हमने हो गया। इसमें क्या होता है, पानी जब गर्म होता है तो उसमें भोज्य पदार्थ को 2 से 3 मिनट के लिए डालकर क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ये क्या हो गया ब्लांचिंग ना। जिससे क्या होता है, जिसमें वो कीटाणु वगैरह होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। अब हम देखते हैं कि पहले एक एक करके बॉइलिंग हमने पढ़ा, स्टीमिंग पढ़ी, सिमरिंग हमने पढ़ा, प्रेशर कुकिंग पढ़ी। अब बात करते हैं इसकी पोचिंग की। तो देखिए पोचिंग क्या होती है कि इसे अंडे को क्या किया जाता है, अंडे को पानी में डाल दिया जाता है। पोचिंग क्या होती है कि इसमें क्या करते हैं, पानी जो है वो जैसे गर्म रहता है, खौलता रहता है, और अंडे को क्या करते हैं डाल देते हैं। लेकिन उतनी ही देर पकाया जाता है कि जब तक मतलब उसको फोड़ के अंडे को डाल देंगे, उसके बाद वो जो उसका वाइट पार्ट होता है वो पक जाएगा, लेकिन जो येलो पार्ट होता है वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। मतलब येलो पार्ट जो होगा वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो यही क्या कहलाई, पोचिंग कहलाई। तो पोचिंग में आप इसको नोट कर लीजिए कि इसमें अंडे को
पानी में डाला जाता है, इतना पकाया जाता है कि अंडे का सफ़ेद हिस्सा जम जाए, पीला हिस्सा लिक्विड रहे। ना, तो इतना हम लोगों ने देखा कि इसमें अंडे को पानी में डाला जाता है, इतना पकाया जाता है कि अंडे का सफ़ेद हिस्सा जो होता है वो जम जाए, लेकिन पीला हिस्सा जो है वो न जमे। अगर वो जम गया तो वो पोचिंग नहीं कहलाएगा ना। तो इतनी सावधानी से इसको पकाया जाता है कि पानी में अंडे को फोड़कर डालते हैं और अंडे का सफ़ेद हिस्सा पक जाए, लेकिन उसका येलो पार्ट है वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। यही क्या कहलाया? पोचिंग कहलाया। अब मतलब जिसमें पानी का भी यूज़ करते हैं और क्या होती है उसकी शुष्क विधि भी, दोनों मतलब दोनों के माध्यम से पकाया जाता है। मतलब क्या? कॉम्बिनेशन मेथड। कॉम्बिनेशन मेथड। अब ये क्या होता है कि इसमें दोनों विधियों का यूज़ किया जाता है, जिसमें क्या हो गया? ब्रेजिंग हो गई, स्टूइंग हो गई, ब्रेजिंग, दूसरी क्या हो गई? स्टूइंग। अब ये ब्रेजिंग क्या हो गई? इसको देते हैं कि इस विधि में सबसे पहले, इस विधि में जब खाद्य पदार्थ पकाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हल्का सा भूनने के बाद पानी में डालकर धीमी आंच पर पकाते हैं ना। और ये क्या है? ये रोस्टिंग और स्टूइंग होता है। क्या होता है कि अगर बात की जाए पहले ही रोस्टिंग होगा, उसके बाद स्टूइंग होगा। ये क्या? रोस्टिंग और स्टूइंग होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा? ब्रेजिंग में सबसे पहले क्या करते हैं? हल्का सा भून लेते हैं ना। उसके बाद क्या करते हैं? हल्का सा भूनने के बाद उसके बाद इसको पानी में पकाते हैं, पानी का सहारा लेकर पकाते हैं धीमी आंच पर, जिससे वो अच्छे से पक जाए। तो ये पहले क्या किया? रोस्टिंग मतलब रोस्ट किया, भून लिया, उसके बाद इसको स्टूइंग किया, पानी में डालकर पकाया। तो ये क्या कहलाया? कि ये ब्रेजिंग, मतलब जिसमें दोनों विधि, मतलब क्या? शुष्क विधि भी और क्या? मॉइस्ट विधि भी, मतलब जो पानी का यूज सहारा लेकर भी दोनों विधि से हमने पकाया। अब क्या देखते हैं? दो चीज़ें हो गई। अब ये क्या हो गए? अब देखते हैं स्टूइंग। अब ये क्या हो देखेंगे? स्टूइंग। इसमें भी क्या करेंगे? पहले भूनेंगे, उसके बाद पानी का सहारा लेके पकाएंगे। तो अब कुछ मेथड और हो गई। ये हम लोगों ने क्या पढ़ा? वायु द्वारा ना, और क्या कि जल द्वारा किसमें जल का यूज़ कर रहे थे, किसमें जल का यूज़ नहीं कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कॉम्बिनेशन मेथड कि दोनों विधि से कौन कौन से पकाए जाते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे अदर मेथड में? तो इसमें क्या देखेंगे? अदर मेथड। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे? माइक्रोवेव कुकिंग। क्या देखेंगे? माइक्रोवेव कुकिंग। तो माइक्रोवेव कुकिंग क्या हो गई? इसको हम लोग देखते हैं कि एक माइक्रोवेव कुकिंग हो गई, और दूसरा क्या हो गया कि सोलर।
जैसा कि माइक्रोवेव जो है आप लोग जानते होंगे कि एक मशीन की तरह होती है ना, मतलब इतना बड़ा वो होता है और उसमें क्या होता है, उसमें ये उसका ट्रे होता है, माइक्रोवेव के लिए उसका ट्रे होता है, उसमें जैसे खाद्य पदार्थ को रख दिया जाता है, फिर उसमें डाल दिया तो फिर उसका क्या है टेम्परेचर सेट कर दिया जाता है, फिर उसी आधार पर उसको पकाया जाता है। तो ये माइक्रोवेव कुकिंग। सोलर कुकिंग भी हम लोग जानते हैं कि इसमें सोलर का सहायता लेके, सोलर की हेल्प लेके उसके द्वारा पकाया जाता है। तो ये 2 कुकिंग हो गई, कौन, माइक्रोवेव, सोलर। अब क्या होती है कुकरी। ये कुकरी क्या है, कुकरी भी क्या है, एक पाक कला है। यह पाक कला है। इसमें क्या करते हैं, हीट के संपर्क में लाकर, इसमें हीट के संपर्क में लाकर खाद्य पदार्थ को खाने या पीने योग्य बनाया जाता है। बनाया जाता है। यह कैसी प्रक्रिया है, यह रासायनिक प्रक्रिया है। यह रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी और किसका, आर्ट को, मतलब बहुत सारी टेक्नोलॉजी और आर्ट को मिलाया जाता है ना, मतलब इसका मिश्रित रूप है। कौन सा, कुकरी। कुकरी क्या है, यह एक पाक कला है। हीट के संपर्क में लाकर खाद्य पदार्थ को खाने या पीने योग्य बनाते हैं और यह रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें मतलब मेन क्या देखेंगे तो ये कैसी प्रक्रिया है, यह रासायनिक प्रक्रिया है ना, और हीट के संपर्क में लाकर इसको बनाते हैं। और इसमें क्या होता है कि यह इसमें टेक्नोलॉजी और आर्ट का यह मिक्स रूप है। तो अब आगे देखते हैं क्या, निष्कासन। अब ये निष्कासन क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसको एक्सलूडेट, यानी निष्कासन। अब ये कौन सी विधि है, निष्कासन में देखते हैं कि यह एक उत्पाद, मतलब ये कोई खाद्य पदार्थ बनाने की प्रक्रिया है। यह बनाने की, ये क्या है, खाद्य पदार्थ बनाने की प्रक्रिया है जिससे किसी सामग्री क्या होता है कि यह खाद्य पदार्थ बनाने की प्रक्रिया है जिससे किसी सामग्री और क्या होता है कि एक छिद्र या डाई के माध्यम से, एक छिद्र या डाई के माध्यम से क्या आकार बनाने के लिए दबाव के साथ बाहर निकाला जाता है। बाहर निकाला जाता है। तो ये क्या हो गया, एक्सलूडेट हो गया या इसे निष्कासन बोलते हैं। अब दूसरा मेथड क्या देखते हैं कि उच्च दबाव प्रसंस्करण। दबाव प्रसंस्करण। अब ये उच्च दबाव प्रसंस्करण क्या होता है कि यह खाद्य पदार्थ के गैर तापीय प्रसंस्करण के लिए एक नवीन विधि है। फफूंदियों के प्रभाव को निष्क्रिय करने अथवा
मनोनुकूल निष्क्रिय करने अथवा मनोनुकूल गुणवत्ता विकसित करने हेतु खाद्य पदार्थ के गुणों को क्या करते हैं कि ये क्या कहलाया, ये उच्च दबाव प्रसंस्करण यह खाद्य पदार्थ को गैर तापीय प्रसंस्करण के लिए एक नवीन विधि है। तो ये खाद्य पदार्थ को प्रसंस्करण मतलब जो गैर तापीय होते हैं इसकी क्या होती है, प्रसंस्करण की एक नवीन विधि है। यह फफूंदियों के मतलब जो फफूंदी होती हैं ना, फंगस वगैरह, उसके क्या होते हैं, उसके प्रभाव को निष्क्रिय करने अथवा मनोनुकूल गुणवत्ता विकसित करने हेतु खाद्य पदार्थ के गुणों को बदलने के उद्देश्य से खाद्य पदार्थ अत्यधिक दबाव वो भी दबाव कितना 900 MPa ना, कितना 900 MPa ना, और क्या कि तक के साथ ताप सहित अथवा बिना ताप के उपचारित किया जाता है। उपचारित किया जाता है। तो ये क्या कहलाया, ये देखिए निष्कासन विधि थी और ये उच्च दबाव प्रसंस्करण। अब और क्या देखते हैं, विकिरण विधि से। तो विकिरण विधि से कैसे होता है, इस प्रक्रिया के तहत वस्तुओं को, तो विकिरण विधि में क्या करते हैं, इस प्रक्रिया के तहत वस्तुओं को विकिरण से गुजरना होता है ना। और रेडिएटर एक क्या है कि रेडिएटर एक, तो इस प्रक्रिया के तहत वस्तुओं को विकिरण से गुजरना पड़ता है। रेडिएटर एक उपकरण है जिसका उपयोग वस्तु विकिरण के लिए किया जाता है। जिसका उपयोग किसके लिए करते हैं, उपयोग वस्तु विकिरण के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया के अनेक उद्देश्य होते हैं। इस प्रक्रिया के अनेक उद्देश्य होते हैं। इसमें गामा किरणों उद्देश्य होते हैं और मुख्य रूप से इसमें गामा किरणों विकिरण क्या होता है, गामा किरणों द्वारा विकिरण किया जाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, विकिरण ना गामा किरणों द्वारा विकिरण किया जाता है। अब और इसमें देखते हैं इसके क्या होते हैं, सौम्य तथा अन्य टिकाऊ खाद्य पदार्थों
अन्य टिकाऊ खाद्य पदार्थों को जीवाणुओं से मुक्त करना, जीवाणुओं से मुक्त करना। तो क्या है, 100 में था अन्य टिकाऊ खाद्य पदार्थों को जीवाणुओं से मुक्त करना। और क्या, वितरण किए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों के साथ ही ताज़ा मांस, मछली, दूध, अंडा इत्यादि क्या है, रेफ्रिजरेटर में भंडारण की जाने वाली सामग्रियों को टिकाऊ बनाना। तो ये क्या है, ये विकिरण द्वारा है कि इस प्रक्रिया के तहत वस्तुओं को विकिरण से गुजरना पड़ता है ना। किससे गुजरना पड़ता है, विकिरण से गुजरना पड़ता है। रेडिएटर क्या है, एक उपकरण है जिसका उपयोग वस्तु विकिरण के लिए किया जाता है। तो रेडिएटर एक उपकरण है जिसका उपयोग किसके लिए करते हैं, वस्तु विकिरण के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया के अनेक उद्देश्य होते हैं। ये उद्देश्य कौन कौन होते हैं, लेकिन अगर बात की जाए और मुख्य रूप से इसमें किसका, गामा किरणों द्वारा विकिरण किया जाता है। कौन सी किरणें मुख्य रूप से रहती हैं, गामा किरणें रहती हैं ना। तो मतलब विकिरण में मुख्य रूप से कौन सी किरणें हैं, गामा किरणें हैं। और इसका क्या, 100 में था अन्य टिकाऊ खाद्य पदार्थों को जीवाणुओं से मुक्त कराना। जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनको जीवाणुओं से मुक्त कराना इसका उद्देश्य है। और वितरण किए जाने वाले खाद्य पदार्थों के साथ ही ताज़ा मांस, मछली, अंडा इत्यादि ऐसे खाद्य पदार्थ जो रेफ्रिजरेटर में भंडारण की जाने वाली होती हैं, उस सामग्रियों को क्या करते हैं, टिकाऊ बनाना, यही होता है। और क्या, प्याज और आलू को अंकुरित होने से रोकना। तो प्याज और आलू को क्या, अंकुरित होने से रोकना। प्याज और आलू को अंकुरित होने से रोकना। तो ये क्या हो गया। अब देखते हैं मूल्य वृद्धि। मूल्य वृद्धि क्या होती है, यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग द्वारा तैयार की गई, यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग द्वारा तैयार की गई। तो यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग द्वारा तैयार की गई क्या, बेकार सामग्रियों अथवा कि तैयार की गई बेकार सामग्रियों अथवा किससे कि अथवा सह उत्पादों के मूल्यवान उत्पादों अथवा संसाधनों के रूप में बदलाव की प्रक्रिया है ना। तो यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग द्वारा तैयार की गई बेकार सामग्रियों अथवा सह उत्पादों के मूल्यवान उत्पादों अथवा संसाधनों के रूप में बदलाव की
प्रक्रिया है, ये क्या है, मूल्य वृद्धि, मतलब मूल्य को मतलब कैसे मूल्य की वृद्धि की जाएगी। तो और क्या है कि इतना हम लोगों ने इसको समझा कि कौन कौन विधि किसकी होती है, कि पाक कला की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। और आज हम लोगों ने ये जो पाक कला की विधियाँ हैं इसके मतलब इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा। इससे कुछ जुड़े क्वेश्चन हैं, इसके 2-4 क्वेश्चन, इसको जब हम कराएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ग्रिलिंग क्या होता है, ब्राइलिंग क्या होती है, और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब क्वेश्चन मतलब आप लोग जब एक बार थ्योरी पढ़ लेंगे ना, कुकिंग मेथड जितना आप लोगों ने पढ़ा है, अगर आप इससे मतलब इसको पढ़ लिए तो कोई भी क्वेश्चन कुकिंग मेथड से ना, चाहे जहाँ से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आप एग्ज़ाम दीजिए होम साइंस का, और अगर उसमें इससे जुड़े क्वेश्चन आए हैं तो आप कर ले जाएंगे। आप आप जो टॉपिक हम कराते हैं आप प्रैक्टिस सेट करते रहिए, तो आप उससे जुड़े हुए क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते रहिए ना। और अगर आपको लगे कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको लगता है कि हाँ कि क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं क्या नहीं, तो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक थी, तो मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।